2 महीने के लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का निधन हुआ, ये उनके अस्थि कलश है। प्रतिबंधों के चलते परिजन अस्थियों का विसर्जन नहीं कर सके। ऐसा नजारा एक नहीं बल्कि हर शहर के शमशान घाट में है, जहां सैकड़ों अस्थि कलश विसर्जन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे परिजनों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने श्रद्धांजलि वाहन चलाने का फैसला किया है। इस वाहन के साथ पंडित और सेवा दल के कार्यकर्ता होंगे और प्रयागराज में इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। वाहन दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर होते हुए प्रयागराज रवाना होगा। ऐसे अनेक लोगों ने आग्रह किया था, कईयों ने ई पास के लिए आग्रह किया, कईयों ने स्वयं सीधे मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर आग्रह किया। तो ऐसे समस्त लोगों के लिए कांग्रेस ने एक छोटा सा प्रयास किया है श्रद्धांजलि वाहन चलाने का। उक्त वाहन दुर्ग से चालू होगी, रायपुर, बिलासपुर होते हुए प्रयागराज जाएगी। इसमें विधिवत 2-3 पंडित रहेंगे, जिनको लोग संकल्प लेके अस्थि कलश अपने परिजनों का सौंप सकते हैं। साथ में सेवा दल के लोग भी रहेंगे और बकायदा पूरी पूजा अर्चना के साथ इनके अस्थि कलश को पूरे सम्मान के साथ प्रयागराज में विसर्जित किया जाएगा। मगर कांग्रेस की इस पहल को लेकर बीजेपी को आपत्ति है। बीजेपी का कहना है कि यदि मदद करनी है तो सरकार को करनी चाहिए, ना कि संगठन को। बजाय इस पहल के सरकार को परिवारों को अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज पहुंचाने के लिए मदद करनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर होगा कि उन परिवारों को जो आवेदन करते हैं कि उनको जाना है तो उनके लिए इंतज़ाम करें, उनके लिए परमिशन दे, वो अपने साधनों से जाकर व्यवस्थित तौर पर इन सब चीज़ों को कर आएंगे, न कि इस तरह की बातों को करना कि हम बस चलाएंगे, ये करेंगे। और विशुद्ध रूप से इस पर यदि कोई निर्णय करना है तो शासन प्रशासन को करना चाहिए। निश्चित रूप से ये राजनीति का विषय है और कांग्रेस लगातार इस तरह की चीज़ों को करती है जो व्यवहारिक तौर पर नहीं रहती है। इसमें यदि कहीं निर्णय लेना भी है तो शासन को निर्णय लेना चाहिए। दरअसल बीजेपी की आपत्ति इसीलिए भी है क्योंकि कांग्रेस श्रद्धांजलि वाहन के जरिए जिन अस्थियों का विसर्जन करेगी वो धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है। हिंदू धर्म में अस्थि विसर्जन परिवार के सदस्य ही करते हैं और अस्थि विसर्जन के बाद मुंडन की परंपरा है। किसी की मृत्यु होती है तो 10 दिनों के भीतर उसका अस्थि विसर्जन होना चाहिए और 13वें दिन ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। ऐसे में बीजेपी को यह मसला सियासी ज्यादा नजर आ रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। तो अस्थि विसर्जन कहा जाए या सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाए, सियासत के एक अंग के तौर पर सामने आए हैं। अस्थि विसर्जन के लिए श्रद्धांजलि जो बस है वो कांग्रेस चलाने जा रही है। लॉकडाउन में जो लोग अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए उनके लिए अस्थि विसर्जन ये बस चलेगी, अस्थियों को ले जाकर प्रयागराज में विसर्जित करेंगे। भाजपा को आपत्ति है, भाजपा का कहना है जानबूझकर इसमें सियासत की जा रही है। पंडित PS त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और तमाम मेहमान भी हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं भाजपा से, सुरेंद्र वर्मा जी हैं कांग्रेस से। पहले पंडित जी से सवाल करेंगे। पंडित जी, क्या जो ये यात्रा होगी विसर्जन की, अस्थि कलश की, प्रयागराज में ले जाया जाएगा, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक क्या परिजनों को वहां रहना जरूरी होता है या कोई भी ले जाकर विसर्जित कर सकता है? हमारे यहाँ पे पुन्नामनो नरकाद अस्मत् पितृम त्रायते सुता, बार बार उत्पन्न होने वाले नरकों से जो बचा है उसका नाम पुत्र होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा। ऐसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के हेतु से गंगा का धरती पर आवाहन किया और तभी से ये मान्यता है। शास्त्र में लिखा है कि एक बार एक व्याध अनेक प्रकार के हिंसा के बाद नरक जाने लगा तो उसकी हड्डी को एक कौवा लेकर उड़ने लगा और गंगा नदी में धोखे से वो हड्डी गिर गई और वह देवलोक को प्राप्त हुआ। ऐसा प्रमाण गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में दिखाई पड़ता है, 86-87 श्लोक पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि गरुड़ पुराण को हम भारत का एक आधिकारिक ग्रंथ माने और प्रेत मुक्ति का आधिकारिक ग्रंथ माने तो ऐसा लगता है कि कोई भी अज्ञात का भी श्राद्ध कर्म कर सकता है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा युक्तं करोति है, यदि श्रद्धा हो तो किसी के द्वारा भी किसी का श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। गंगा में अस्थि विसर्जन एक पूरी प्रक्रिया है, इसके आगे और इसके पीछे कुछ होना या नहीं होना बहुत आवश्यक नहीं है। मुंडन भी कराया जा सकता है, मुंडन नहीं भी कराया जा सकता है,
पर यदि श्राद्धकर्ता के अंतःकरण में श्रद्धा हो तो कोई भी किसी का गंगा में अस्थि विसर्जन कर देता है। शास्त्र की महत्ता है, शास्त्र की मर्यादा है कि जो लोग भी श्रद्धा से ऐसा करते हैं उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र में अधिकार सबसे पहले पुत्र का है, फिर मित्र का है, फिर पत्नी का है, फिर बच्चों का है और फिर मित्रों का है, फिर राजा का है। तो निश्चित तौर पर अगर शासन इस प्रकार से कोई निर्णय लेती है तो राजा सबका बंधु होता है, ऐसा मान करके राजा अपने प्रतिनिधि भेज करके अस्थि विसर्जन कर सकता है। राजा अपने प्रतिनिधि भेज करके अस्थि विसर्जन कर सकता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई। हमारे साथ प्रवक्ता भी हैं राजीव चक्रवर्ती जी। कांग्रेस ने लॉकडाउन में ये फैसला लिया है तो आप लोगों को आपत्ति क्यों? अच्छी बात है ये तो। अभिषेक जी, जैसे पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी ने व्यक्त किया कि परिस्थितियां और श्रद्धा ये दोनों आपस की बातें हैं। देखिए, एक अन्यान्य परिस्थिति है, लेकिन क्या किसी पिता के पुत्र के रहते यदि कांग्रेस पार्टी उसे अनुमति देती, वो ज्यादा अच्छा रहता कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लेके जाएंगे, उसका पिंडदान करेंगे, उसका श्राद्ध करेंगे। तो यहां श्रद्धा और मोक्ष से कम एक राजनीति दिख रही है, एक सियासत दिख रही है। एक मुझे तो ऐसा दिखता है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले में ऐसा दिख रहा है कि सियासत का डंडा है कि आप अब तो यह स्थिति आ गई कि आपको अगर त्रिवेणी संगम जाना है इलाहाबाद तो कांग्रेस की अनुमति से जाएंगे, कांग्रेस के लोग ले जाएंगे। तो इसमें जो शर्त लगाई गई है बहुत घोर निंदनीय है। यह सियासत का एक डंडा है और हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे। अगर आपको सुविधा देनी है, अगर आपको इच्छा है कि सनातन धर्म जीवित रहे, हालांकि हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं से अंतर्मन से सनातन धर्म की विरोधी है। उसकी हमेशा चिंत धर्म निरपेक्षता के नाम पे धर्म के लोगों को डराया धमकाना और बहुसंख्यक लोगों को नीचा दिखाने कांग्रेस की मानसिकता रहती है। लेकिन उसी मामले के तहत ये जो मामला लिया गया है ये घोर निंदनीय है। जब पिता का पुत्र जीवित है और पिता जा सकता है या किसी दादाजी का उसका पौत्र कर सकता है, तो जो पंडित जी ने कहा मैं उनकी बातों से सहमत हूं। ये अन्यान्य परिस्थिति है, लेकिन जो आज परिस्थिति है उस परिस्थिति में कांग्रेस सेवा दल का क्या परमिशन देना पॉसिबल था? क्यों परमिशन नहीं दिया गया? जो आपत्ति भाजपा की है, या आप लोग खुद चाहते हैं कि आप लोग जाकर वहां विसर्जित करें? अभिषेक जी, बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया से बहुत स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से विपरीत हालात में, आपदा काल में भी भारतीय जनता पार्टी केवल भावनात्मक मुद्दे उठाकर लोगों को भ्रमित करने का काम और धर्म का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार किया जाता रहा है। जहां तक अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन की जो प्रक्रिया है तो ये भावनाओं से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में बहुत महत्ता है, खासकर हिंदू अनुयायियों में, कि प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वहां पे अस्थि का विसर्जन किया जाए। आज हालात क्या हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन क्या इनकी भूमिका क्या रही है आपदा काल में? नहीं सुरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि क्या जैसा कि भाजपा की आपत्ति है, खुद लोगों को परमिशन नहीं दी जा सकती या उसमें किसी प्रकार का कोई तकनीक? अभिषेक जी, हम तो इसे कहते हैं ये अंतर्राज्यीय समस्या है। यूपी में अस्थि विसर्जन के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 महीने से सोए पड़े हैं। इनके सांसद, इनके राष्ट्रीय नेता क्यों आगे आकर परमिशन नहीं दिलाए? ये भावनाओं से केवल खेलने का काम करते हैं अभिषेक जी, ये आपत्तिजनक है। इनका जो चरित्र है ये केवल पीएम केयर फंड में दान डलवाने का काम करते हैं। इनको प्रधानमंत्री की चिंता है, छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं है। चंद्रशेखर शुक्ला जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा ये राजनीति करते हैं। कांग्रेस के सेवा दल के लोग केवल सहयोगी की भूमिका में हैं। सुन लीजिए राजीव जी, यहाँ 5 पंडित बहुत लोगों की भावनाओं के अनुरूप 5 पंडित हाथों में अपने परिजनों का अस्थि कलश संकल्प के साथ विलोपन किया जाएगा, जो उन पंडितों के द्वारा विधि विधान से अस्थि विसर्जित किया जाएगा। इसमें कांग्रेस कांग्रेस को अगला काल में पूरे देश में हमने मजदूरों के टिकट का किराया उठाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय छोटा सा सवाल यहाँ पे राजीव जी छोटा सा सवाल, क्या वोट बैंक खिसक रहा है आपका? एक लाइन में चाहूंगा जवाब। इसलिए भी चिंता हो रही है कि कांग्रेस भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही? नहीं, कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है अभिषेक जी, मामला दूसरा है। ये अपने तुष्टिकरण
निरस्त्रीकरण नीति से अल्पसंख्यकों का लाभ पाने के राजीव लिए जी, इस प्रकार का खेल आप खेल रहे हैं। केंद्र सरकार से मंत्री दिला दीजिए, इनको इनको आप भेज दीजिए। प्रधानमंत्री आपके सांसद हैं, आपने क्यों पहल नहीं की? 2 महीना बीत चुका है, आपके सांसदों ने क्या यहाँ पे रुक रहे हैं हम। सैनिटाइजर, फेस कवर, मास्क इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और संपर्क भी करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है, इसको लेकर के जनता के बीच हम जाएंगे। मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए ये बीजेपी की तैयारियां हैं। बीजेपी इस दौरान वर्चुअल रैलियां करेंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी और कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के बारे में लोगों को बताएंगे, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। बीजेपी का कहना है कि 1 साल में मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं और इन 1 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक जो काम हुए हैं निश्चित रूप से वो इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। और ऐसे समय में 1 वर्ष की जो हमारी उपलब्धियां हैं, उदाहरण के तौर पर हम बात करें 3 तलाक से लेके हम सीए की बातचीत करें, ये आर्टिकल 370 समाप्त करने का विषय था, राम मंदिर के निर्णय हुए हैं। ऐसे बहुत सारे निर्णय जो 50 वर्षों से लंबित थे, ऐसे निर्णय इस 1 वर्ष के दौरान हुए हैं। लेकिन बीजेपी के इस डिजिटल जश्न की कांग्रेस ने हवा निकालने की पूरी तैयारियां की है। कांग्रेस 1 साल पूरे होने की तारीख के 2 दिन पहले यानी 28 मई को ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार की खामियां गिनाने की तैयारी में है। 28 मई को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूर, किसान, आम लोग फेसबुक लाइव करेंगे, ट्विटर लाइव करेंगे, सोशल मीडिया में लाइव होकर सब लोग केंद्र की मोदी सरकार से 10,000 रुपये सबके खातों में, जो आयकर दाता नहीं हैं उन सब के खातों में 10,000 रुपये दिए जाने की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की मांग है। कोरोना काल में काम करने का तरीका बदला है तो सियासत भी बदली है। अब सियासत सड़क पर नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए डिजिटल वॉर के लिए इससे बड़ा मौका नहीं है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। डिजिटल वॉर छिड़ चुका है। 1 साल पूरा होने पर जब मोदी सरकार डिजिटल तरीके से प्रचार प्रसार करेगी, कामों को बताएगी, उपलब्धियां बताएगी, तो 2 दिन पहले कांग्रेस ने तय कर लिया कि खामियां गिनाएगी जगह जगह तरीके से। लॉकडाउन में ये डिजिटल तरीका सामने आया है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं इस पर, राजीव जी और सुरेंद्र वर्मा जी। मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, किस तरीके का ये डिजिटल वॉर होगा? कांग्रेस क्या करेगी 2 दिन पहले मोदी सरकार की उपलब्धियों की हवा निकालने के लिए? बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, कोरोना संकट काल के दौरान जो है वो परिस्थितियां बदली है, कार्य की शैली बदली है और उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसमें कोरोना संकट से निपटने के तरीके भी हैं। और यही वजह है कि राजनीति में भी इसका जो असर है वो हमें देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि डिजिटल तरीके से राजनीतिक दल अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम ढूंढ रहे हैं और उन तरीकों को अपना रहे हैं। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि जब मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है 30 तारीख को, तो बीजेपी की कोशिश है कि वो डिजिटल तरीके से सभाएं करें, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए लोगों को जोड़ें और अपने जो मंडल स्तर पर उनकी गतिविधियां हैं उसके संचालन पर निगराह जो है वो डिजिटल तरीके से रखें। तो उसका एक खाका जो है बीजेपी ने तैयार किया हुआ है और उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डिजिटल स्तर पर उसको लेकर टेस्टिंग भी की जा रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 28 तारीख को कांग्रेस ने तय किया है कि वो 1 साल में जो मोदी सरकार की खामियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे और इसके लिए उन्होंने माध्यम चुना है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए कोरोना संकट काल में भी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और इसीलिए कांग्रेस के हर छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लाइव आकर अपनी बातों को जनता तक रखे। इसमें सब अपनी अपनी प्रोफाइल में जाकर लाइव करेंगे,
बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या खामियां हैं, किस ढंग से मजदूर परेशान हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो बाकी जो सरकार के निर्णय हैं उन्हें डिजिटल माध्यम से लोगों तक रखा जाएगा। ऐसे समय पे आमतौर पर बड़ी बड़ी सभाएं होती है, नुक्कड़ सभाएं होती हैं और विरोध प्रदर्शन के दौर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सब अब नहीं हो सकता। इसलिए डिजिटल माध्यम से राजनीतिक दल वार लड़ रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोनों ही ओर से, यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ओर से डिजिटल माध्यम से अपनी बातों को एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर रखने की तैयारी चल रही है। और वही क्रम हमें आने वाले 2 दिन तक देखने को मिलेगा, 28 तारीख को भी और 30 तारीख को भी। तो राजनीति की शैली बदली है और डिजिटल माध्यमों को अब अपनाया जा रहा है, जिससे राजनीति जो है वो दूसरे तरीके से नए आयाम में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मोहन, डिजिटल तरीके से वार होगा। सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, 1 साल का जश्न मना रही थी मोदी सरकार, क्यों रंग में भंग डाल रहे हैं आप? अभिषेक जी, जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उस बात का ये ढोल पीट रहे हैं। सभी को पता है, आम जनता समझ चुकी है कि सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना किस प्रकार की आत्मनिर्भरता है। ये बता दे मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, 100% FDI लागू करने वाले लोग लोकल से वोकल की बात करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का झूठ भ्रम जनता के सामने आ चुका है। देश की 90% जनता कोरोना महामारी के चलते आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रही है, लेकिन इनका 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसकी हवा निकल चुकी है। इनका जो पैकेज है ये मानव केंद्रित नहीं है। जो मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, महिलाएं, घरेलू नौकर, निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोग सारे प्रताड़ित और पीड़ित हैं, सारे अभाव में जी रहे हैं। 2 महीने का समय गुजर चुका है, लेकिन इनका जो पैकेज है वो इनके चंद पूंजीपति मित्रों के जो मुनाफे हैं उन पे केंद्रित है कि कैसे उनको ज्यादा मुनाफा दिया जा सके। 2 दिन पहले कांग्रेस ने तय कर लिया है वो आप लोगों की खामियां गिनाएगी। कितनी सफलतापूर्वक आप लोग 1 साल का जश्न मना पाएंगे? देखिए अभिषेक जी, कोई सफलता मनाने का नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं बता दूं, पिछले 6-7 वर्षों से डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्वतः उपयोग करती है प्राकृतिक रूप से। आपको मैं बता दूं, इसके पहले भी मोदी जी की सभा हुई थी 14 शहरों में, तो एक जगह से उन्होंने सभा लिया था, उसका प्रसारण हुआ था। नहीं, ये मामला अलग है ना। अब आप लोग उपलब्धि बताएंगे और 2 दिन पहले कांग्रेस खामियां गिना दी होगी। हाँ, खामियां गिना रही। कांग्रेस के पास अपना बताने के लिए कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कांग्रेस की कोई दिशा और दशा तय नहीं है, तो कांग्रेस विरोध की राजनीति कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट मुझे बोलेगी कि मैंने प्रवासी मजदूरों के बारे में चिंता व्यक्त की है, ये आपने क्या किए हैं? मुझे आप उपलब्धि बताइए ना, क्या किए हैं आप जनता के लिए? कश्मीर में जो आप लोग बोलते 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना का राम मंदिर बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम कोरोना का बात कीजिए, क्या कोरोना का भी बात कर रहे हैं। पीएम राहत में लोगों को राहत दे रहे हैं, अभूतपूर्व लोगों को सहायता मिल रहा है। तो आप लोग कोरोना पे राजनीति करना चाहते थे, भय और द्वेष की राजनीति करना चाहते थे, गरीबी को दिखाकर लोगों को भ्रमित करना चाहते थे। की धारा से आप पढ़ लीजिए, केंद्र सरकार अपने वित्तीय कर्तव्यों से भाग रही है। लघु उद्योग है, छोटे छोटे आपने ब्याज माफ करने की जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? मेरा बात करिए ना, आप कश्मीर पे जा रहे हैं, समय की आप कश्मीर पे जा रहे हैं। मुझे बताने दीजिए, आप जब बोल रहे थे मैं शांत था, मुझे बताने दीजिए। मेरा निवेदन वाली की यही आप कोरोना के पैकेज की बात कांग्रेस के लोग। चलिए, समय हमारे पास कम है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मोहन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चर्चा यहाँ पर थी डिजिटल वॉर पे। कांग्रेस भाजपा डिजिटल वॉर करना चाहते थे और किस तरीके का ये डिजिटल वॉर होगा उसका एक छोटा सा नज़ारा यहाँ पर आपको जरूर दिख गया होगा। आरोप प्रत्यारोप चरम पर होंगे। खास पेशकश में इतने।